Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So today in this session we are going to discuss about consumer cooperative. तो यहाँ पर हमने कंज्यूमर्स के बारे में पहले डिस्कस किया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में डिस्कस किया है हमने, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स के बारे में डिस्कस किया है। यहाँ पर आज वाले सेशन में हम कुछ और एक्ट्स और लॉज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ यहाँ पर हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी डिस्कस करेंगे और दूसरा यहाँ पे कंज्यूमर कोऑपरेटिव क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव की अगर मैं बात करूं तो इट इज अ कोऑपरेटिव बिजनेस ऑन्ड बाय इट्स कस्टमर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। तो यहाँ पे कंज्यूमर कोऑपरेटिव क्या है, देखिए हम इसको हमेशा मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, हमेशा जो भी हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव की बात करते हैं तो उसमें हम हमेशा मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको चेक करते हैं। तो अगर मैं जब भी यहाँ पे बात करती हूँ कंज्यूमर कोऑपरेटिव की, तो यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर अपना कैसे बिजनेस चला रहे हैं, जो कि हम एंटरप्रेन्योरशिप में भी पढ़ने वाले हैं। तो हम अपना कैसे बिजनेस सेटअप कर रहे हैं जिससे हमारे को भी बेनिफिट हो और कस्टमर्स को भी क्या हो, बेनिफिट हो। तो यहाँ पे मार्केट की बात करो या इकोनॉमी की बात करो, दैट मीन्स द सेम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कंज्यूमर कोऑपरेटिव में कि हम कंज्यूमर के साथ कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारा बेनिफिट क्या हो रहा है, साथ साथ कंज्यूमर का यहाँ पे बेनिफिट क्या हो रहा है। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज दैट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स सर्विसेज रादर देन pecuniary profit. Consumer cooperative often take the form of retail outlets and operated by their customers, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे अगर हम अपना बिजनेस सेटअप करते हैं तो यहाँ पे हम बिजनेस सेटअप करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे और प्लानिंग के साथ साथ हम क्या देखेंगे कि हमें कितना बेनिफिट हो रहा है और साथ साथ कस्टमर्स को कितना बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पे आता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव में ये सब चीजें आती है। Now, consumer cooperative provides quality goods and services at the lowest cost to the consumer owners rather than to sell goods and services at the highest price above cost that the consumer is willing to pay. तो यहाँ पर हम जब भी कॉर्पोरेट की बात करते हैं तो हम कंज्यूमर के साथ भी क्या करते हैं, कॉर्पोरेट करते हैं कि कंज्यूमर का हमें क्या देखना है, बजट देखना है। अब सपोज करो अगर मैं यहाँ पर क्या देखूं, अगर मान लो मेरे पास जो चिप्स आती है, ठीक है, मान लो 10 रुपीज है, 20 रुपीज या 30 के 50 के, अगर मैं 10 वाला जो लेज का पैकेट है वो अगर मैं 60 पे रख दूं प्राइस पे, तो क्या कंज्यूमर खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। तो क्या आपने कंज्यूमर के साथ कोऑपरेट किया, नहीं किया। तो यहाँ पे कंज्यूमर के बजट के अकॉर्डिंग भी क्या करना पड़ता है, आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। जो भी आप आउटलेट्स खोल रहे हो, जो भी आप अपना शॉप खोल रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग या जो भी आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो उसके हमें क्या देखना पड़ता है, कस्टमर की नीड्स, प्रेफरेंसेस और साथ ही साथ यहाँ पे कस्टमर क्या खरीदेगा, ठीक है, उसका प्राइस चेक करना कि वो हाईएस्ट प्राइस पे कोई चीज खरीद सकता है कि वो लोवेस्ट प्राइस पे कितना हमें रखना है। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सच एज हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, हाउसिंग, एग्रीकल्चर एंड यूटिलिटी कोऑपरेटिव, होलसेल कोऑपरेटिव एंड रिटेलर कोऑपरेटिव। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स हैं, जैसे यहाँ पर आपका हेल्थ केयर इंश्योरेंस है, हाउसिंग है, एग्रीकल्चर यूटिलिटी कोऑपरेटिव है, होलसेल है, रिटेलर कोऑपरेटिव्स है ना। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कंज्यूमर कोऑपरेटिव की, अगर मैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स की बात करती हूँ तो यहाँ पे ये वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, दिस इज वॉलेंट्री एसोसिएशन और वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसके अंडर आती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में आती है, ठीक है, जो क्या करती है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो आपको अपना एक बिजनेस रन करना है तो यू नीड अ रजिस्ट्रेशन, यू नीड अ लाइसेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर जब भी आप कंज्यूमर कोऑपरेटिव की बात करते हो तो यहाँ पे ये वॉलेंट्री चीज है। जैसे मान लो आपको अपना एक बिजनेस रन करना है और एक फूड रेस्टोरेंट खोलना है सपोज, so you need a permission from the FSSAI, you need a license from the FSSAI ताकि आप यहाँ पर अपने बिजनेस को रन कर सको। तो कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव में क्या है, जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है या आपको लाइसेंस ग्रांट होता है वो किससे होता है, यहाँ पर अगर मैं कंज्यूमर की बात करूं तो वो कंज्यूमर सोसाइटीज एक्ट में आता है। नाउ द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स is limited to the extent of their contribution. The membership of society running in cooperative line is open to all the major people. Cooperative societies sell for cash and seldom allow credit facilities. ठीक है, यहाँ पे देखा होगा ना आपने क्रेडिट की आपको फैसिलिटीज पूरी आजकल मिली होती है। The accounts are regularly audited by auditor appointed by the Register of Cooperative Societies. इसमें
टाइम टू टाइम जो है ऑडिट्स भी होती रहती है। द प्रॉफिट अर्न बाय द सोसाइटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स एंड ऑल्सो स्पेंड ऑन जर्नल वेलफेयर मेजर। कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव यूटिलाइजेज द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल और वन मेंबर और वन वोट। द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी सोल्ड बाय सच सोसाइटीज आर फिक्स्ड। ठीक है, यहाँ पे जो प्राइस होता है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। कंज्यूमर को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, देखो हमने ना यहाँ पे कंज्यूमर राइट्स पढ़े थे। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट पढ़ा था जो कि कब आया था, 1986 में। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था यहाँ पे, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट था। अब यहाँ पर हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं कंज्यूमर को, अल्टरनेटिव रिड्रेसल, मतलब आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई डिफेक्ट मिला है या फिर आप उस चीज को क्लेम भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास इनवॉइस है या बिल है तो आप उसे क्लेम भी कर सकते हो। अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, देखिए यहाँ पे इनवॉइस जो होता है ना, इनवॉइस और बिल में डिफरेंस होता है। ठीक है, इनवॉइस और बिल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जब आप कोई चीज परचेज करते हो तो आपके पास वहां पे इनवॉइस भी आता है और बिल भी आता है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या रहता है, बिल होता है आपका ट्रांजेक्शन वाला। ठीक है, जो आपने ट्रांजेक्शन की होती है, प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, आप इसको प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन भी बोल सकते हैं। प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन इज नोन एज बिल। बट इनवॉइस का मतलब क्या होता है, इनवॉइस एक आपका लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, इनवॉइस इज इलीगल आपका डॉक्यूमेंट। जैसे मान लो आपका वारंटी गारंटी कार्ड होता है, सिमिलरली इन द केस ऑफ इनवॉइस दिस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, बल बिल क्या है, इट इज अ प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन। तो आप कोई भी चीज बाय करते हो, कभी देखना आप अमेजोन से कुछ मंगाते हो, कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, तो वहां पे बिल भी आता है एंड इनवॉइस भी आता है। So invoice is a legal document, but bill is the proof of transaction. So this is the difference between these two. ठीक है, bill and invoice. तो यहाँ पे अल्टरनेटिव रिड्रेसल का मतलब क्या है कि कंज्यूमर जो है ना वो कंप्लेन कर सकता है अगर if he receives a defective product or if he or she receive a poor quality of product, तो वहां पे क्या तरीका है, सबसे पहले कि they can complain to the manufacturer, seller, शॉपकीपर्स, और दूसरा वो क्लेम भी कर सकते हैं। द अल्टरनेटिव रिड्रेसल इज डिफरेंट फ्रॉम जुडिशियल प्रोसेस इन दिस द डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड विद द एग्जिस्टेंस ऑफ अ न्यूट्रल थर्ड पर्सन जनरली ऑफ पार्टीज ऑन चॉइस। तो यहाँ पे ज्यादातर डिस्प्यूट्स के चांसेस जो है वो कम रहते हैं। ठीक है, द पर्सन इज जनरली फेमिलियर with the nature of disputes. Here is proceedings are informal without any procedural technicalities. यहाँ पर आपका क्या है, कोई भी इतना प्रोसीजर नहीं होता, you just have to complain, जो कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे किसी भी तरीके के डिस्प्यूट्स नहीं होते, डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, दूसरा इट इज एक्सपेंडियस, इनएक्सपेंसिव एंड कॉन्फिडेंशियल। ये आपका इनएक्सपेंसिव प्रोसेस है। द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एम्स एट सब्सटेंशियल जस्टिस। The alternative redressal is a fast track system. ठीक है, this is also a fast track system of dispensing justice. The purpose of alternative redressal is to provide more effective dispute resolution. इसमें क्या है, ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स या डिस्प्यूट्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये क्या है, आपका एक अच्छा तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज टेकन अप टू रिजॉल्व पेंडिंग डिस्प्यूट एज वेल एज प्री लिटिगेशन स्टेज। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जैसे मान लो आप एज अ कस्टमर आपने कंप्लेन कर दी, तो जो पहले की कंप्लेन्स पड़ी है उन पर भी ध्यान दिया जाता है, उनको भी सॉल्व किया जाता है। The concern for alternative, including alternative to court as well as alternative in the court, also represent a desire to move the justice system closer to the people and their problem needs perception and understanding. तो डिपेंडिंग कि आपने कैसी कंप्लेन करी है, कौन सा आपने प्रोडक्ट अच्छे से रिसीव नहीं करा, किस तरीके से यहाँ पे कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो रही है। द अल्टरनेटिव रिड्रेसल हैज नॉट ओनली हेल्प रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम टेकिंग फॉर रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट बट ऑल्सो इन प्रोवाइडिंग कॉन्जेनाइल एटमोस्फियर। ठीक है, इसमें क्या है, ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर डिस्प्यूट्स के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहते हैं। यू जस्ट हैव टू कंप्लेन, चाहे आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जिससे आपकी कॉस्ट भी नहीं लगती है और आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन एक टॉपिक आता है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखिए स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी चीज को नाप तोलते हो, राइट। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो भी यहाँ पे आप कुछ भी चीज बना रहे हो, ठीक है, सपोज आप बिस्किट्स बना रहे हो, तो जो भी आप बिस्किट्स बना रहे हो, जो भी उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हो, वेदर इट इज सॉल्ट, शुगर, फ्लावर, ठीक है, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, सो दीज इंग्रेडिएंट्स ऑल आर अंडर परमिसिबल लिमिट। ठीक है, जो कि आपकी FSSAI ने, जो आपकी
परमिसिबल लिमिट्स दे रखी है तो वो उसके अंडर ही आप उन चीजों को डालते हैं। ठीक है, सपोज करो अगर आपका 1 ग्राम सोल्ट दिया हुआ है तो आप 1 ग्राम से ज्यादा उस बल्क में नहीं डाल सकते। ठीक है, क्योंकि इट proves harmful for the customers if you are exceeding the limits। तो यहाँ पर आपको लिमिट्स के अंडर ही क्या करना पड़ता है, चीजों को ऐड करना पड़ता है। तो उस चीज को आप क्या करते हो, स्टैंडर्डाइज करते हो। ठीक है, स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है, आप उसकी क्वालिटी चेक करते हो, आप मेंटेन करके चलते हो सारी चीजों को, तो दैट इज पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइजेशन। जैसे आपका यहाँ पर सारे स्टैंडर्डाइज मार्क्स होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्डाइज जो मार्क होते हैं जो हर एक फूड प्रोडक्ट पे, जो मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बता रखा है, तो वो जो मार्क्स होते हैं वो भी आपके स्टैंडर्डाइज मार्क्स होते हैं, जिसकी वजह से स्टैंडर्डाइज मार्क होते हैं, जिसकी वजह से आप पता कर सकते हो कि हाँ दिस इज द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, मतलब ये आपका कोई डुप्लीकेट या फिर कोई लोकल प्रोडक्ट नहीं है, ब्रांड का प्रोडक्ट है, क्योंकि यू हैव स्टैंडर्डाइज मार्क देयर। ठीक है, सो स्टैंडर्डाइजेशन इज अ फ्रेमवर्क ऑफ आर्ग्यूमेंट टू विच ऑल रेलेवेंट पार्टीज इन एन इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एडहेयर to ensure that all processes associated with the creation of good or performance of services are performed within a set guidelines. This ensure that the end product has consistent quality. Consistent यहाँ पे quality का what is the meaning of quality? The degree of एक्सीलेंस। हम हमेशा डिग्री इसको क्वालिटी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, द डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। अब यहाँ पे मैं अगर मैं बात करूं देखिए स्टैंडर्डाइजेशन की, तो स्टैंडर्डाइजेशन में क्या है, यहाँ पर हमने क्या करा है, चीजों को स्टैंडर्डाइज करा है। जैसे मैंने अभी आपको बिस्किट्स वाला एग्जांपल दिया, आप बिस्किट्स बना रहे हैं तो आप जो भी इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हो उसमें वो कैसा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का, एंड दैट शुड बी अंडर परमिसिबल लिमिट। ठीक है, दैट शुड बी अंडर परमिसिबल लिमिट्स। ठीक है, अगर 1 ग्राम है तो आप 1 ग्राम ही उसमें डालोगे, और ये लिमिट्स किसने दे रखी है, दीज आर लिमिट्स आर गिवन बाय FSSAI, FSSAI। ठीक है, फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये जो आपकी लिमिट्स दी हुई है FSSAI ने, उसी के अकॉर्डिंग क्या है, आपको ये सारी चीजें ऐड करनी पड़ती है, जितने भी आपको स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप फूड मैन्युफैक्चर करते हो। तो यहाँ पे जब भी आप स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहे हो तो एंड प्रोडक्ट में क्या जाता है कि जो आपका एंड प्रोडक्ट में क्या जाएगा कि यहाँ पर जो आपका फूड है उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे है स्टैंडर्डाइजेशन, उसके बाद यहाँ पे है स्टैंडर्ड मार्क्स। ठीक है, स्टैंडर्ड मार्क्स क्या है, स्टैंडर्ड मार्क्स इट ऑल्सो अनदर मैकेनिज्म ऑफ प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन मार्क किसके लिए होते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं टू द कंज्यूमर्स। जैसे अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे क्या मार्क आता है, यहाँ पे एग मार्क आता है। तो एग मार्क क्या बताता है कि ये क्या है, आपका डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं है, ओरिजिनल प्रोडक्ट है, मतलब ओरिजिनल आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हम कंज्यूमर को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पर अगर हमने कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा था तो वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आता है। दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या है, अगर आप लोकल ग्रोसरी से ऐसी कोई ले आते हो आइटम, जैसे आपने देखा होगा ना जो नॉर्मल आपका वेंडर्स है या फिर बहुत लोकल मार्केट है उसमें वहां पे आपको स्पाइसेस या फिर पल्सेस, दालें वगैरह, नमक सब ऐसे खुला हुआ मिलता है। ठीक है, उस पे कोई मार्क नहीं होता, कोई वहां पे आपका स्टैंडर्ड मार्क्स नहीं होते, दैट मीन्स इट इज ऑफ पुअर क्वालिटी और इट कैन बी एडल्ट्रेटेड, यही आप आइडिया लगा सकते हो। बट इन द केस ऑफ इन दीज मार्क्स, अगर आप किसी फूड आइटम्स पे सारे पर्टिकुलर मार्क देख रहे हो, एग मार्क है, ठीक है, आपका FPO है, MMPO है, तो आप क्या आइडिया लगाते हो, ISI है, BIS है, तो आप क्या आइडिया लगाते हो कि दीज प्रोडक्ट आर ऑफ गुड क्वालिटी। तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइज मार्क क्या करते हैं, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए लगाए जाते हैं। तो क्वालिटी और सेफ्टी को आप कैसे डिफाइन करते हो कि यहाँ पर क्वालिटी और सेफ्टी कब होगी, जब वहां पे स्टैंडर्ड मार्क्स अच्छे से लगे होंगे। सो स्टैंडर्ड मार्क सिस्टम क्या करता है, इट ग्रांट्स द मैन्युफैक्चरर लाइसेंस टू मार्क अ प्रोडक्ट विद द स्टैंडर्ड मार्क सिंबल। अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो वहां पर आपको एक स्टैंडर्ड सिंबल या स्टैंडर्ड मार्क जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड मार्क सिस्टम है वो मैन्युफैक्चरर को क्या करता है, एक लाइसेंस प्रोवाइड करता है कि आप अपने क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड मार्क का वहां पर सिंबल लगा सकते हैं। So it is important for the consumer to know about the different standard marks and products covered under them. A good label should contain information like name of product। ठीक है, एक लेबल में क्या होना चाहिए, देखो हमने पढ़ा था ना राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि यहाँ पे कंज्यूमर को हर एक तरह की इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन द कंज्यूमर वांट्स ऑन अ प्रोडक्ट, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, ब्रांच नेम, ट्रेडमार्क, मैन्युफैक्चरर नेम, एड्रेस, कंट्रीज, स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स, जैसे आपका एग मार्क, FPO, ISI, हॉलमार्क, रेड मार्क एक्सेट्रा।
ठीक है, तो ये सारे किस में आते हैं, आपके पास स्टैंडर्डाइज मार्क में आते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वालिटी क्या है, इट इज अ डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल हम किस लिए यूज करते हैं, ताकि यहाँ पर जो हम सामान बना रहे हैं, सपोज करो हम कोई फूड आइटम बना रहे हैं, तो फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर लेवल टिल द कंज्यूमर तक वो जो फूड पहुंच रहा है उसकी क्वालिटी हमेशा क्या रहे, मेंटेन रहे। जैसे यहाँ पर आप किसी भी फूड को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग से लेके क्या कर रहे हो आप, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, और ट्रांसपोर्टेशन के बाद भी जब तक वो प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, तो ये सारे स्टेप्स में क्या है, ये सारे स्टेप्स में यहाँ पे आपकी क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए, जिसको हम क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं। मतलब आप क्वालिटी को कैसे कंट्रोल कर रहे हो इन ईच सक्सेसिव स्टेप्स। So quality control is a process through which a business seeks to ensure that product quality is maintained or improved with either reduced or with the zero errors। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वालिटी को कंट्रोल करना है, क्वालिटी हमेशा मेंटेन करके रखनी है, जिसमें आप विद जीरो एरर्स, कोई भी एरर वहां पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल रिक्वायर द बिजनेस टू क्रिएट एन एनवायरमेंट इन विच बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज स्ट्राइव फॉर परफेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेजर इशू क्या आता है, the major aspect of quality control is the establishment of well-defined control. These controls help standardize both production and reaction to quality issues। देखो काफी बार issues क्या आते हैं, issues क्या आते हैं, जैसे मान लो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो आप, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे क्या है, क्लाइमेट अच्छा नहीं है, या आपके सपोज करो आप बिस्किट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या है, क्लाइमेट प्रॉब्लम है, चलो क्लाइमेट भी छोड़ो, आपने स्टैकिंग अच्छे से नहीं करी हुई पैकेट में, तो बिस्किट टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ब्रेकेज ऑफ बिस्किट्स यहाँ पे क्या है, ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारा जो क्वालिटी है वो पूरा कंट्रोल रहना चाहिए, ताकि यहाँ पे विद जीरो एरर्स, एक भी एरर नहीं आना चाहिए, किसी भी प्रकार का यहाँ पे इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल में क्या है, हम टेस्टिंग करते हैं पहले, जैसे आपका फूड बन गया तो हम टेस्टिंग करते हैं, फिर उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट को फिर देन डिस्पैच किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं बाइंग एड्स। ठीक है, बाइंग एड्स का मतलब क्या है, दीज आर those which guide consumer in selecting goods according to their requirement, जो कि कस्टमर को क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि आप ये सारी चीजें खरीद सकते हैं। जैसे बाइंग एड्स में आपका लेबल और प्राइस लिस्ट, आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं, जैसे मान लो आप कपड़े खरीदने गए, ठीक है, तो आप शॉपिंग करने चले गए, तो आप सबसे पहले प्राइस चेक करते हो, लेबल चेक करते हो कितने का है, प्राइस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बाइंग एड्स क्या है, जो भी कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कस्टमर को गाइड करता है टू परचेज अ पर्टिकुलर गुड्स और कमोडिटीज। तो फर्स्ट यहाँ पे है आपका लेबल एंड प्राइस लिस्ट। तो लेबल क्या करता है, लेबल इन्फॉर्म द कंज्यूमर अबाउट द क्वालिटी एंड मेथड ऑफ इट्स यूसेज। जैसे आपने ब्रांड का देखा, लेबल देखा, ठीक है, तो उसकी आपको क्वालिटी का आइडिया यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका लेबल। लेबल इज एनग्रेव्ड और प्रिंटेड और पेस्टेड ऑन द पैकिंग, बॉटल, कंटेनर, पैकेट्स और द प्रोडक्ट। तो लेबल कहाँ पे मिलता है आपको, प्रिंट रहता है, पेस्ट रहता है। ठीक है, BIS जो है, BIS प्रोवाइड करता है आपको लेबल्स की, यहाँ पे कंप्लीट लेबल्स जो है BIS आपको प्रोवाइड करता है, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। दूसरा यहाँ पे बाइंग एड होता है पैकिंग। ठीक है, यहाँ पे अट्रैक्टिव पैकेजिंग होती है, यू सी अट्रैक्टिव पैकेजिंग, तो यहाँ पे कस्टमर्स जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और उस सामान को खरीदते हैं। ठीक है, तो अट्रैक्टिव पैकेजिंग भी क्या है, यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, सेम अंडर अट्रैक्टिव वाला पॉइंट जो है, तो एडवर्टाइजमेंट क्या है, कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि यहाँ पर कैसी अवेलेबिलिटी है, क्वालिटी क्या है और प्रोडक्ट को हम कैसे यूज करते हैं। नाउ देयर आर सम फूड लॉज। ठीक है, कुछ फूड लॉज है, तो यहाँ पे फूड लॉज क्या है, जो आपका कंज्यूमर लेजिस्लेशन है, इसमें फूड लॉज कुछ लगते हैं। तो फूड लॉज, ये जो एम क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंट्रोल प्रोडक्ट सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो आप गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, उनको सप्लाई कैसे करना है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, मींस इसमें क्या है, ये आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जब फूड इज अबाउट टू डिस्पैच, तो उसमें क्या है, आप कैसे सप्लाई आ रही है फूड की, आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, प्राइस क्या रख रहे हो, क्वालिटी कैसी है फूड की, तो ये सब आपके फूड लॉज में आता है। फर्स्ट यहाँ पे आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आया था 1872 में। ठीक है, इसमें क्या था,
द एक्ट प्रोवाइड्स रेमेडीज अवेलेबल टू पार्टीज इन केस ऑफ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या है, ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करती है जब भी आप अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड एक्ट जो कि 1930 में आया था। ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, दिस एक्ट provide safeguard and relief to the customer in case goods are not complying with the expressed condition and warranty। जैसे यहाँ पर काफी सारे प्रोडक्ट आते हैं जिसपे यहाँ पे आपके पास कुछ वारंटी और गारंटी कार्ड्स नहीं आते, तो ये क्या करता है ये एक्ट, ये कंज्यूमर को वारंटी और गारंटी जो आपके टैग्स आते हैं वो प्रोवाइड करता है ताकि कस्टमर जो है उनसे सेफ रहे। दूसरा आता है यहाँ पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो कि 1940 में आया था। इस एक्ट में क्या है, दिस एक्ट रेगुलेट द इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। ड्रग्स वो वाली ड्रग्स नहीं, ठीक है, ड्रग्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वाले आपकी मेडिसिनल्स प्रॉपर्टीज होती है जिसमें मेडिसिन जनरली इंक्लूड होती है। तो यहाँ पर क्या है, जो आपका ये एक्ट आया था इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो आप ड्रग्स है, कॉस्मेटिक्स है, ठीक है, ड्रग्स मतलब जो आपके यहाँ पे मेडिसिन है इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, क्या ये सेफ तरीके से आ रही है, ठीक है, क्या ये हमारी हेल्थ के लिए सही है, क्या यहाँ पे डुप्लीकेट मेडिसिन तो नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है। तो यहाँ पे ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट क्या इंश्योर करता है कि जो भी ड्रग्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, वो सेफ है, ठीक है, या फिर उनकी क्वालिटी कैसी मेंटेन है कि नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक एक्ट आया जिन्होंने देखा स्टोरेज, सेल, डिस्प्ले एंड प्रिस्क्रिप्शन देखा, ठीक है, हर एक स्केड्यूल का, ताकि जो भी कस्टमर्स हैं उनको क्या मिले, यहाँ पर अल्टीमेटली सेफ और गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले। दूसरा, दिस एक्ट डिफाइन द स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ ड्रग्स एंड डिफाइन मिस ब्रांडिंग। काफी बार क्या होता है यहाँ पे मेडिसिन के केस में देखा होगा आपने, मिस ब्रांडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो यहाँ पे मिस ब्रांडिंग ना हो इसको ध्यान में रखते हुए भी कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई कि किसी भी तरह का यहाँ पे मिस ब्रांडिंग मेडिसिन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, ए ड्रग इज कंसिडर्ड मिस ब्रांडेड इफ इट क्लेम्स टू बी मोर थेरेपेटिक वैल्यू दैट इट्स एक्चुअली इन, ठीक है। यहाँ पर आप कंज्यूमर क्या है, मिस ब्रांड का जो अगर उनको लगता है कि मिस ब्रांडिंग हो रही है तो दे कैन क्लेम और दे कैन कंप्लेन अगेंस्ट द कस्टमर। The manufacturer of such drug may be asked to suspend manufacture of the drug. The act also deal with the fake and adulterated drugs, ठीक है, इसमें जो भी फेक और एडल्ट्रेटेड ड्रग्स है उनके साथ भी ये डील करता है कि जो भी फेक और एडल्ट्रेटेड ड्रग्स है वो मार्केट में ना जाए और वो कंज्यूमर तक ना पहुंचे। नेक्स्ट आता है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट आया 1954 में, जो कि क्या कंट्रोल करता है, एडवर्टाइजिंग ऑफ ड्रग्स इन इंडिया, है ना। मेडिसिन क्या आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट नहीं आती है, ठीक है, ओनली जैसे आपका कफ सिरप आ गया उसकी आगे, बट जो आपकी मेडिसिन है उसकी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे नहीं आते क्योंकि लोग क्या करते हैं, मिस ब्रांडिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये जो एक्ट आया था इसमें क्या था कि यहाँ पे जो ड्रग्स की एडवर्टाइजमेंट है वो नहीं होगी, ठीक है। It prohibit advertisement of drugs and remedies that claim to have magical properties and makes doing so a consignable offense। ऐसी जो आपकी एड्स आती है ना कि आप ये ले लो मैजिक हो जाएगा, जैसे आपकी टूथपेस्ट की एड आती है, टूथपेस्ट की एड हो गई, ठीक है, और भी परफ्यूम्स की एड हो गई, तो यहाँ पर बहुत ऑब्जेक्शनेबल एड्स यहाँ पर आती है। तो इसी केस में क्या है, ये वाला एक्ट क्या करता है, जो भी आपकी मेडिसिन की एडवर्टाइजमेंट आती है उसको प्रोहिबिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो कि 1955 में आया था। ये क्या रेगुलेट करता है, इट रेगुलेट प्राइसेस, प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज फॉर मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग देयर सप्लाईज एंड फॉर सिक्योरिंग देयर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी एट फेयर प्राइसेस। कि यहाँ पर जो भी आपकी एसेंशियल कमोडिटीज है, ठीक है, जो भी आपका सामान बन रहा है, जैसे आपका नॉर्मल जो आपको चाहिए होता है डेली लाइफ में, जो भी आपका सामान बन रहा है, जो भी फूड आइटम, जैसे आपका मिल्क हो गया, सीरियल्स हो गए, पल्सेस होंगे, दीज ऑल आर एसेंशियल कमोडिटीज। तो यहाँ पे ये एक्ट आया, किस लिए आया कि जो एसेंशियल कमोडिटीज है उसके प्राइस को कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, कैसा प्रोडक्शन कर रहे हैं, कैसे उसकी सप्लाई कर रहे हैं, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ये किस में आया, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आया, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब एक्ट्स किस लिए थे, टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर्स, ठीक है, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन करना, कंज्यूमर को की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, और साथ ही साथ कंज्यूमर को मिस ब्रांडिंग या जो फूल करते हैं कस्टमर्स को उससे बचाना। एक्सरसाइजिंग पावर इन द एक्ट, वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट
have issued control orders for regulating production, distribution, pricing etc and trading of the commodities declared as essential to the पब्लिक। ठीक है, तो ये क्या करता है, मेनली कंज्यूमर की प्रोटेक्शन को, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। तो ये जितने भी सारे लॉज थे वो किस लिए थे, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए सारे एक्ट्स बनाए गए थे। ठीक है, 1995 में जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था, ये क्या करता था, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर विच इंक्लूड फार्मर्स, जिसमें आपके पास फार्मर्स इंक्लूड थे, जनरल पॉपुलेशन। ठीक है, ये सारे लोग इसमें इंक्लूड किए गए थे। नाउ एफएसएसए एक्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सबको पता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो कि 2006 में आया था, जो कि क्या बोलता है, देखो बोलता क्या है एफएसएसए एक्ट कि जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट की, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे, प्रोसेसिंग लेवल पे, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे, सप्लाई लेवल पे हो या स्टोरेज लेवल पे हो, सब में क्या होनी चाहिए, क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए फूड की, ताकि यहाँ पर कंज्यूमर को किसी भी तरीके की इंजरी ना हो, किसी भी तरीके के हेल्थ इशू ना हो, साथ ही साथ यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहे और प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ उनकी शेल्फ लाइफ भी क्या हो, मेंटेन रहे, शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज हो जाए। तो ये प्रिंसिपल था, एफएसएसआई ने ये प्रिंसिपल सोचा था, माइंड में था उनके, कि उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये एक्ट निकाला गया, जिसमें क्या था कि जो भी आप फूड प्रोडक्ट बना रहे हो उसको मैन्युफैक्चर लेवल पे, स्टोरेज, उसकी जो स्टोरेज कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, सेल कर रहे हो, या फिर जो फूड इंपोर्ट हो रहा है उसको हमें क्या करना है, बिल्कुल सेफ तरीके से। ठीक है, दैट शुड बी सेफ एंड होलसम फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन एंड फॉर कंज्यूमर कनेक्शन देयर वे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो भी आपका पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट बन रहा है किसी भी लेवल पे, वो क्या होना चाहिए, हमेशा सेफ होना चाहिए फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। तो यहाँ पर एफएसएसएआई ने क्या ये एक्ट डाला था, एफएसएसए एक्ट, जिसमें क्या करना था, जो भी आपका फूड प्रोडक्ट बन रहा है उसको कैसे मैन्युफैक्चरिंग करने, कैसे स्टोरेज करना है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, ठीक है, फॉर द, जो कि ह्यूमन के लिए सेफ है या फिर नहीं है। तो ये एक्ट 2006 में आया था। ठीक है, इसको ऑपरेशनलाइज 2011 में किया गया था। ठीक है, और 2008 में इसको रेगुलेट किया गया था। तो ये सारे क्या है, एफएसएसएआई का डाटा है। नेक्स्ट आया था लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, जो कि 2009 में आया था। ठीक है, ये एक्ट कब आया था, आपका 2009 में आया था। इसको वो एनफोर्स कब किया गया था, 1 अप्रैल 2011 में। इन्होंने क्या किया था, जो आपका स्टैंडर्ड वेट मेजर वाला एक्ट था उसको रिपील कर दिया था, उसको खत्म कर दिया था, फिर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट यहाँ पर आया था। ये भी क्या था, जो भी आप कंज्यूमर को नाप तोल कर देते हैं ना, वेट वगैरह, तो उस केस में क्या है, वेट जो आपका होना चाहिए वो एक्यूरेट आना चाहिए, ताकि यहाँ पे कंज्यूमर को भी पागल ना बनाया जाए। और दूसरा, यहाँ पे जो भी आप देखो, एक तो ये हो गया वेट और स्टैंडर्ड्स का। दूसरा, अगर मैं किसी फूड आपकी कंपनी की बात करती हूँ, फूड इंडस्ट्रीज की बात करती हूँ, तो उस केस में क्या है, अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग अ बिस्किट, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, बिस्किट बना रहे हो, तो इसमें इस बिस्किट में जो भी आपके इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, ठीक है, जैसे आपका सॉल्ट है, कुछ वेट करके तो डालोगे ना, 200 ग्राम लेना है, 500 ग्राम लेना है, तो वो वेट क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आप उसकी अमाउंट को इंक्रीज कर देते हो, अगेन यहाँ पर हम परमिसिबल लिमिट्स की बात करते हैं, तो अगर आप इन सब चीजों को, वेट और मेजर को इंक्रीज कर देते हो, तो क्या कंज्यूमर की हेल्थ पे प्रोटेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। सपोज करो आपने शुगर कितनी डालनी थी, आपको 1 kg शुगर डाली थी, आपने 2 kg शुगर डाल दी, तो क्या प्रोडक्ट तो अच्छा बनेगा नहीं। और सपोज वो बन भी गया या फिर लॉन्च भी हो गया, आपका मार्केट में चला गया, तो क्या कंज्यूमर उसको लाइक करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ पर इस एक्ट में क्या आया कि जो भी आपके वेट और मेजर्स हैं, ठीक है, जो भी आप वेट और मेजर्स बना रहे हैं, मतलब आपके जो भी आप वे कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट का, वो हमेशा ह्यूमन हेल्थ के लिए सेफ होना चाहिए। सपोज करो, अगर मैं यहाँ पे फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कलर या प्रिजर्वेटिव ऐड कर रही हूँ और मैंने वो कितना डाला है, 0.2, ठीक है, 0.2 मैंने मिलीग्राम डाल दिया कल आपका कलर, ठीक है। अगर मैं इस कलर को 0.5 या 1 की रेंज में ले लूं, तो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा ना, ज्यादा कलरफुल हो जाएगा, कंज्यूमर की हेल्थ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। कंज्यूमर खाएगा उसको, कस्टमर्स खाएंगे, तो यहाँ पे जो उनकी हेल्थ है उस पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो इस एक्ट में क्या है कि जो भी आप वेट और मेजर्स ले रहे हो फूड आइटम में डालने के लिए, दैट शुड बी ऑफ अंडर परमिसिबल लिमिट्स, ताकि यहाँ पर जो हेल्थ है वो क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे, ठीक है। कंज्यूमर की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना विद द राइट क्वांटिटीज। नाउ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट, अब यहाँ पे एक BIS एक्ट आया था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट, जो कि कब आया था,
2016 में आया था। ठीक है, इस एक्ट में क्या बोला गया था कि जो भी आप आर्टिकल बना रहे हो, जो भी आपका कमोडिटीज बन रही है, वो क्या होना चाहिए, उसमें कंपल्सरी सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कंपल्सरी सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो इसमें क्या है, यहाँ पर जो आपका कंपल्सरी सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जैसे सर्टिफिकेशन मींस जो आपके स्टैंडर्ड मार्क्स है वो सारे फूड आइटम्स पे ऐड होने चाहिए, ताकि हम कंज्यूमर को हेल्थ, उनके लिए, उनकी हेल्थ से, हेल्थ पर्पस के लिए सेफ्टी रहे, इन्वायरमेंट सही रहे। ठीक है, enabling provision has also been made for making hallmarking of the precious metal articles mandatory। जो भी आपके मेटल आर्टिकल्स है उस पे सारे यहाँ पे मार्क्स, हॉलमार्क होना चाहिए। जैसे आपने ज्वेलरी पे देखे होंगे, ठीक है, आपके हॉलमार्क रहते हैं, तो यहाँ पे BIS का मार्क है या फिर आपका ISI का मार्क है, ये सब मार्क्स जो है होने चाहिए, ताकि हम प्रोडक्ट की क्वालिटी का आइडिया लगा सके। तो यहाँ पे बेसिकली क्वालिटी के साथ रिलेट करते हैं आपके स्टैंडर्डाइज मार्क। ठीक है, तो ये था आपका BIS। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप की अगर मैं बात करूं तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है, इट इज अ कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज बिजनेस वेंचर अलॉन्ग विद एनी ऑफ द रिस्क इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, अपना बिजनेस क्रिएट करना। ठीक है, आपकी कितनी कैपेसिटी है कि आप किस लेवल पे आप बिजनेस को डेवलप कर सकते हो, क्या क्या उसमें रिस्क है, क्या क्या प्रॉफिट्स है, तो ये सारा किस में आता है, एंटरप्रेन्योरशिप में आता है। सो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन हु ऑलवेज सर्च ऑफ समथिंग न्यू एंड एक्सप्लॉइट सच आइडियाज इनटू गेनफुल अपॉर्चुनिटीज बाय एक्सेप्टिंग द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी विद द एंटरप्राइजेस। जब भी आप अपना कोई बिजनेस सेट करते हो तो इसमें क्या है, आपको प्रोज और कॉन्स देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप रिस्क भी देखते हो एंड प्रॉफिट भी चेक करते हो। ठीक है, तभी क्या है, एक बिजनेस रन करता है। तो यहाँ पे रिस्क देखना पड़ता है एंड प्रॉफिट्स भी देखना पड़ता है। तो जो एंटरप्रेन्योर वर्ड है वो कहां से डिराइव हुआ था, एंटरप्रेन्योर से। ठीक है, जिसका मतलब होता है अंडरटेक। ठीक है, अंडरटेक का मतलब अगर आप एक बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो उसमें क्या होते हैं, रिस्क होते हैं, तो आपको उन रिस्क को भी उठाना पड़ता है। सो एंटरप्राइज इज क्रिएटेड बाय एन एंटरप्रेन्योर, द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन इज एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप इज द activity of setting up a business or businesses taking or financial risk in hope of the profit। तो अगेन यहाँ पे आपको रिस्क और प्रॉफिट दोनों ही लेना पड़ता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस की, सो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस को आप कैसे डिफाइन करते हो, स्टेप्स टेक इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश अ न्यू एंटरप्राइज। जो भी आपने नया बिजनेस सेटअप किया है उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। कौन से मेथड यूज करा है, सो फर्स्ट यहाँ पे आता है प्रीलिमिनरी स्टेप्स। तो प्रीलिमिनरी स्टेप आपका इनिशियल स्टेप होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक फर्म को एस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम डिसीजन बनाते हैं, सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर यहाँ पे हम डिसीजन बनाते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे डिसीजन बनाते हैं कि हमारी जो प्लानिंग है उसमें यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा और रिस्क क्या होगा, क्या कंपनी उस प्रॉफिट और रिस्क को उठा पाएगी कि नहीं यहाँ पर उठा पाएगी। प्रीलिमिनरी स्टेप्स हम पढ़ते हैं, सबसे पहले आपका प्लानिंग, फिर यहाँ पे डिसीजन मेकिंग। ठीक है, हम यहाँ पे डिसीजन लेते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से देखते हैं, यहाँ पर डिसीजन बनाते हैं। नेक्स्ट प्लानिंग। ठीक है, आप प्लानिंग पहले भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले डिसीजन लिया कि आपको एक बिजनेस सेटअप करना है, देन हम उसको प्लान करते हैं। हम क्या करते हैं, अगेन यहाँ पर इसके आउटकम्स चेक करते हैं कि अगर जैसे सपोज करो मैंने एक क्या करा, ग्रोसरी की शॉप खोली। ठीक है, तो उसमें मेरे को प्रॉफिट क्या है, रिस्क क्या है, ये सब चीजें हम एनालाइज करते हैं। फिर उसके बाद हम इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंट मतलब हम प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, देन उसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लानिंग के बाद हम उसका इवेल्युएशन करते हैं जब हमारा प्रॉपर बिजनेस सेटअप हो जाता है ना। यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप बैरियर्स क्या क्या आ सकते हैं, जब भी आप अपना एक बिजनेस रन कर रहे हो तो वहां पे बैरियर्स क्या आ सकते हैं। सबसे पहला क्या, आपको लोन लेना पड़ेगा, फंड्स देखना पड़ेगा, पब्लिक सब्सिडीज चेक करनी पड़ेगी, कॉस्ट ज्यादा हो सकता है, हाई टैक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि आपने इनिशियल सेटअप किया तो आपके लिए क्या है, लॉस होता है। जब आप इनिशियल बिजनेस सेटअप करते हो तो यू फाइंड अ लॉस, जैसे आपका टैक्स हो गया, कॉस्ट हो गई। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है मार्केट में, नई टेक्नोलॉजीज को एक्सेस करने में थोड़ी स्टार्टिंग में डिफिकल्टी होती है। ठीक है, मार्केट रिसर्च नहीं कर पाते। उसके बाद यहाँ पर आपके पास नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल टेक्निकल एंड मैनेजरियल कंसल्टेंसी, आपको धीरे धीरे इस सब चीजों के बारे में पता चलता है। सो दीज ऑल आर द एंटरप्रेन्योरशिप बैरियर। सो आई होप आपको ये एक्ट्स और एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस एंड फूड लॉ सभी क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो एक्ट से पूछा जाता है, उनके ऑब्जेक्टिव से एंड ईयर ऑफ लॉन्च। सो आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए। सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।